नहीं सर, नहीं शेयर हुई। अब नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, हो गई। जी सर। अब भी नजर आ रही है? यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास, हम बात करते हैं ना क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की, किस बेसिस पे ये कहा जाए कि कौन सा रिस्क आपके लिए ज्यादा मैटर करना चाहिए और कौन सा रिस्क कम मैटर करना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। वो रिस्क को मेजर करने के लिए हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, इसी तरह का एक और चार्ट है जो कि आगे जाके हम एक और देखेंगे, वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी जो ओवरऑल ग्रिड है उसमें थोड़ा सा फर्क है। ओके, सो इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर बेसिकली आपके एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लाइक्लीहुड यानी प्रोबेबिलिटी और उस रिस्क के अकर होने से जो उसका इम्पैक्ट है, इन दो चीजों के ग्रिड दरमियान उसको ग्रिड बनाई गई है। सो दोनों ग्रिड जो है ना वो लोअर टू हाई की तरफ जा रहे हैं। वो रिस्क जिनका इम्पैक्ट भी लो है और उनकी प्रोबेबिलिटी भी अनलाइकली है कि वो अगर भी होंगे, ऑफ कोर्स उनको हम ग्रीन में शो कर रहे हैं कि यार इनकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं कि जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इम्पैक्ट भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, तो आप ग्रीन से येलो और येलो से फिर रेड की तरफ आप मूव कर रहे हैं। सो रिस्क नंबर 1 जो आइडेंटिफाई हुआ है वो आपका प्रायोरिटी नंबर 1 रिस्क होगा, क्योंकि उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी ज्यादा है, और अगर वो खुदा ना खास्ता अकर हो जाता है तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो भी ज्यादा है। तो उस मुलाजमत से आप को अगर लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर आप आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे मेजर रिस्क हैं, कौन से माइनर रिस्क हैं, कौन से जो है ना मॉडरेट लेवल के रिस्क है, तो वो आप यहाँ से इन चीजों के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफाइनिंग लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी। Once you have identified sources of risk, the next step is to understand how much uncertainty surrounds each one. There is a certain level of variance with each one, making it difficult to quantify. Okay. However, it is important for each uncertainty to have an estimated impact and determine how significant they may be. For example, you may not know the precise price of a new competitor will implement for the product, but you may make an estimation of calculating the cost of production, marketing, distribution, ये सही चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो उन्होंने बात यहाँ पे की है वो ये की कि आप शायद एग्जैक्ट आइडिया ना लगा सकें कि यार ये प्रोडक्ट कितनी है। मिसाल के तौर पे एक आइसक्रीम जो है, जो वॉल्स प्रिपेयर करता है, और सिमिलरली दूसरे सिमिलर आइसक्रीम जो है अगर प्रिपेयर कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलपर्स प्रिपेयर कर रहा है, तो दोनों भले से बिल्कुल एक जैसे ही क्यों ना हो, लेकिन दूसरा कंपेटिटर टेक्निकली स्पीकिंग वो सिर्फ जज कर सकता है कि हाँ यार इसकी मार्केटिंग की कॉस्ट इतनी हुई होगी तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट इतनी आई होगी जो ये इतने की बेच रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया आप कभी भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आपको जजमेंट वैल्यूज के ऊपर ही चलना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले एक वाले पैराग्राफ के अंदर जब उन्होंने बात की ना कि लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी वाली बात, तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ना वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मिसाल के तौर पे आपको लग रहा है कि यार एक रिस्क है, यानी कि आपका मिसाल के तौर पे आपका डेटा सेंटर इस्लामाबाद में है, और एक रिस्क है कि यार वहां पे बहुत ज्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं या किस तरह के कोई मामला है। सो उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आपको लग रहा है कि यार शायद मुझे इतना पैसा खर्चना चाहिए अपना सर्वर रूम के ऊपर, वहां पे जो उसकी सिक्योरिटी है, पानी से बचाव के मामला हैं, उस पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आइडिया ये होता है कि आपको अपने जो लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अगर पता हो, जो हमने लेवल डिफाइन यहाँ पर किए थे, अगर आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि कौन सा रिस्क आपके लिए उसका लाइक्लीहुड कितना है, उसका इम्पैक्ट कितना है,
उस मुनासबत से अगर आपको चीजों का क्लियर आइडिया है तो आप उस अनसर्टेनिटी को जो है ना वो कर देते हैं। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी से मुराद बेसिकली डिसीजन मेकर्स की अनसर्टेनिटी है। डिसीजन मेकर्स कौन है? वो लोग हैं जो कि किसी रिस्क को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख सकते हैं या उसको प्रायोरिटी नंबर 2 पे कर सकते हैं किसी दूसरे रिस्क को। ये वो लोग हैं जो कि आपको डिसीजन लेके हेल्प कर रहे होते हैं कि आपकी रिस्क की प्रायोरिटीज क्या होंगी। एट टाइम्स वो भी चूंकि इंसान है तो उनके दरमियान भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि यार आया इस वाले रिस्क को मैं ज्यादा अहमियत दूं या इस वाले रिस्क को ज्यादा अहमियत दूं। उस मुनासबत से हमेशा जो है आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो भी आपकी हेल्प आउट हो जाती है अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। Once you have the identified resources of risk and the level of uncertainty associated with them, you can estimate their efforts. The most straightforward method is to calculate the probability of the event occurring and multiply it by the cost of the event it estimated as a risk value. Example ले लेते हैं. You may want to assess the risk that the cost of the component of to your product will increase substantially. You believe that there is 75% chances of the event happening based on the market conditions. The cost of your business will approximately be $100,000. If the price of the component increases, you would calculate the risk value as 75% आपकी प्रोबेबिलिटी थी यानी कि 0.75 मल्टीप्लाई बाय $100,000 आपने किया जो कि उस इवेंट के कॉस्ट थी। तो आपका जो रिस्क वैल्यू निकल कर आई कि या रिस्क का जो कॉस्ट निकल कर आई वो निकल के आई $75,000 यानी 100,000 का 75% जो है वो चीज निकल के आ गई। 100,000 बेसिकली वो इम्पैक्ट था कि अगर वो रिस्क अकर हो जाता तो आपको कितने पैसे कितने का नुकसान होता वो आपने अंदाजा लगाया। और दूसरा 75% चांसेस क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी थी कि 75% चांसेस हैं कि ये अकर हो जाए तो इसकी वजह से उसकी जो रिस्क वैल्यू थी वो 75 आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि फॉर एग्जांपल आप क्या ये जो रिस्क वैल्यू है क्या ये रिस्क वैल्यू कभी चेंज होगी? मेरा सवाल है कि मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया कि यार अगर मैं जो मार्केट से चीजें खरीद रहा हूँ उनमें से कोई चीजें महंगी हो गई तो कंपनी को 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, मैंने फिर अगला स्टेप ये देखा कि अच्छा यार कितने % चांसेस हैं कि ये रिस्क अकर हो जाए। मैं कहा मेरी एस्टिमेट के हिसाब से चांसेस हैं कि 35% जो है ना वो चांसेस हैं कि वो ये रिस्क अकर हो जाए। तो 35 का मतलब होता है 0.35 मल्टीप्लाई बाय जितना इम्पैक्ट आ रहा था मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का। जब मैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आउटपुट जो आएगा वो आएगा 35,000 रुपीज। अब ये 35,000 जो है ना मेरी रिस्क की वैल्यू है। उस रिस्क के ऊपर जो वैल्यू मैंने लगाई वो रिस्क की वैल्यू लगाई 75,000। अच्छा, अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्या जो 35,000 मैंने उसके ऊपर प्राइस टैग लगाया या रिस्क वैल्यू लिखी अपने पास, क्या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है कि ये वैल्यू चेंज हो जाए? सर अगर क्या रीजन हो गए सडनली चेंज होने के? प्राइस वेरिएशन आ गया या सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट डाउन हो गई या अप हो गई तो वो सर हो सकता है जैसे डॉलर के साथ होता है या गोल्ड के ठीक साथ है, होता है। सडनली गोल्ड प्राइसेस हाई हो जाते हैं या सडनली गोल्ड डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल सही तो है। जिसने अगर महंगे प्राइस पे बाय किया या प्राइस के साथ भी होता है कि अगर महंगे प्राइस पे बाय किया डॉलर्स में और कल को उसके लिए बहुत ज़्यादा डाउन हो गए तो फिर वो तो नुकसान ही हुआ। सही कह रहे हैं। इसके वेरिएशन से ही अलावा जो चीज और अफेक्ट कर सकती है वो ये हो सकती है कि सिचुएशन जो आपके आसपास की सिचुएशन है वो चेंज हो गई जिसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई या ज्यादा हो गई। किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी 35% थी अब उसके चांसेस ऑफ अकरेंस बढ़ गए। मिसाल के तौर पे कोई भी एक इवेंट हो गया जिसके बाद आपको लगता है कि हाँ यार ये
रिस्क अगर हो जाएगा तो शायद अब आप 35% से बढ़ के 50% पे 60% पे खड़े हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो प्राइस है, ये जो आपकी रिस्क वैल्यू है, वो चेंज हो सकती है। इस चीज का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जिस चीज को सबसे ज्यादा आपको अकाउंट फॉर करना चाहिए, वो ये है कि आज से पहले या इस प्रोजेक्ट से पहले जो सिमिलर रिस्क थे, उनकी मिटिगेशन या उनकी जो वैल्यूज थी वो क्या थी और कहाँ तक पहुंची। तो हिस्टोरिकल डेटा मे बी यूजफुल टू गाइड यू टू डू नॉट लेट हैव एक्सेस टू द करंट इंफॉर्मेशन फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है, ये मामला क्लियर है यहाँ तक? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? जी, आप लोगों को क्लियर है? यस जी सर। सर। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि ये जो मैंने 75,000 रिस्क वैल्यू निकाल ली है, इसका मैं क्या करूं? या ये मेरे कहां पर काम आएगी? सर इसको हम टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये तो आपने रिस्क ट्रांसफर करने की बात कर दी ना। अभी जो चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है, समझी है, उसके अंदर ये वैल्यू हमारे किस काम आएगी? सर ये हमें रिस्क के को काम आएगी। आइडेंटिफाई करने के बाद प्रायोरिटाइज करने के काम आएगी। जिस रिस्क की जो वैल्यू है वो जितनी ज्यादा होगी, आपके लिए उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। जिस रिस्क की वैल्यू कम होगी, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली, अटेंशन जो है वो चेंज हो जाएगी उसके बारे। तो आपके लिए ये मैटर सबसे ज्यादा इसलिए करता है बिकॉज दिस हेल्प्स यू आइडेंटिफाई कि यार कौन सा रिस्क जो है ना वो काम का है, जिसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको इंपॉर्टेंस कम देनी है। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट है जिसकी बहुत जरूरत है। ये क्लियर है यहाँ तक? सर मुझे जी। ये समझ में नहीं आया कि हम प्रोबेबिलिटी से देखेंगे कि किसके ज्यादा चांसेस है या फिर कॉस्ट पे डिपेंडेंट होंगे कि देखिए, कॉस्ट अगर ज्यादा है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप देखिए यहाँ पे जो उसने बात की है ना, उसने दोनों बातें की हैं। जो कॉस्ट है वो इम्पैक्ट से निकलेगी। ठीक है, जी आपको लगता है कि आपके घर के बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, उनकी बॉल, क्रिकेट की जो बॉल है वो अगर आपके घर में आती है और उसकी वजह से आपका कोई शीशा टूट जाता है, और मिसाल ले लेते हैं कि शीशा लगवाने की कॉस्ट 1,000 रुपए है, इसमें शीशा और उसकी लेबर शामिल है। ठीक है, तो आप बोलेंगे जी जो मेरी इम्पैक्ट है ना वो है 1,000 रुपए। ओके, अब कितने परसेंट चांसेस हैं कि बॉल घर के अंदर आए और अंदर आने के बाद भी इस तरह से आए कि जो शीशा आप सोचे हुए थी वो शीशा टूट जाए? आप बोलेंगे जी इसके 60% चांसेस। ओके, 60 का मतलब हो गया 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1,000 को जब आप करते हैं तो आपके जो वैल्यू निकल के आती है वो 600 रुपए निकल के आती है। सिमिलरली कोई और हाउस होल्ड है या कोई और जगह है, और जिस जगह के अंदर आपसे कहा जाता है कि यार ये एक रिस्क है, इस रिस्क को अगर ये अगर हो जाता है तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 20,000 रुपए या 10,000 रुपए फॉर इंस्टेंस। ठीक है, आप चेक करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसकी प्रोबेबिलिटी जो निकल कर आई वो मिसाल के तौर पे निकल कर आती है कि जी वो है हार्डली 10% या 20%। सही है, तो 20% या 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 रुपीज जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी कितनी? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए आपके 600 रुपए की कॉस्ट से ज्यादा है। तो आपके लिए प्रायोरिटी 1 जो है वो 2,000 रुपए वाली कॉस्ट आएगी, और प्रायोरिटी 2 जो है आपके पास वो 600 रुपए वाली कॉस्ट आएगी। दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्रायोरिटाइज, या ये जो नंबर है ये आपको प्रायोरिटाइज करने में चीजों के हेल्प करता है। अब इसको हम आगे देखेंगे तो डिटेल से समझ में आ जाएगा हमारे इंशाल्लाह। ठीक है, अब कंप्लीट द रिस्क मॉडल with risk and levels of uncertainty. हमने दोनों चीज आइडेंटिफाई कर ली। We should have the basics of a risk analysis model. You can build a complete model by
compiling all your inputs which can under uncertainties. Then evaluate the outcomes which are outcomes of the different uncertainties and the likelihood of one or more happening during the project. Since your inputs are estimated values, the output will be ranges instead of exact outcomes. You can explore the outcome further with model simulation using a computer program. These programs will identify each risk and its probability. Then calculate the probability of different outcomes. अच्छा, आप में से कोई कभी का किसी का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि मैटलैब वगैरह पे काम करने का? क्या आप लोगों ने मैटलैब पे काम किया है? सब बैचलर्स में किया था। बैचलर्स में किया था। क्या होता क्या है मैटलैब में? व्हाट डज इट दिस सॉफ्टवेयर करता क्या है? सर असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करके हमने इम्प्लीमेंट किया था उस पे। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। मैटलैब जो सॉफ्टवेयर है उसका फंक्शन क्या है? जैसे एमएस वर्ड का फंक्शन जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है। एमएस एक्सेल का जो फंक्शन है वो ग्रिड फॉर्मेट के अंदर काम करना है। तो मैटलैब का क्या फंक्शन है? मैटलैब क्या करता है? सर इक्वेशंस वगैरह को रिजॉल्व कर देता है और इसके अलावा अगर हमें ग्राफ बनाना है, हमें जो है वो वेव्स वगैरह जनरेट करनी है सिग्नल्स वगैरह की, तो उस हवाले से वो रिजल्ट जनरेट कर देता है। ठीक है, बेसिकली सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। मैटलैब जो है बेसिकली सिमुलेट करता है किसी भी चीज को। और आपने जो उसमें प्रोग्रामिंग करी थी, बेसिकली वो प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोग्रामिंग में ये होता है कि आप उसको सिचुएशंस दे रहे होते हैं और बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी के जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उसके हिसाब से वो चेक कर रहा होता है कि यार आया ये चीज अकर हुई है कि नहीं हुई है, या कितने % चांसेस हैं कि वो चीज अकर हो जाए। तो उसकी बेसिस के ऊपर वो देखता है और बताता है कि यार प्रॉब्लम एक्चुअली है तो क्या है, या होगा तो कितनी दफा से आने के चांसेस है। तो बेसिकली आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं कि अकर चांसेस ऑफ अकरेंस कितने ज्यादा है। बिकॉज अगर आप कोई किसी काम में, मिसाल ले लेते हैं कोई जंग चल रही है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि यार ये फलाना जो एरर है या फलाना जो मसला है या ये जो जंग के दौरान ये जो मामलात होंगे, इसकी अकेरेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसकी आइडेंटिफिकेशन का जो तरीकेकार है वो यही है कि आप उसको सिमुलेट कर देते हैं कि जी प्रोवाइडेड विद द कंडीशंस कितनी % चांसेस हैं कि इस तरह का कोई एरर या कोई प्रॉब्लम अकर कर जाए। ठीक है, बेसिकली आपने क्या किया, एक मॉडल डेवलप कर लिया कि एनालिसिस आपने किस बेसिस पे करनी है। अगर आपकी जो एनालिसिस है वो मैटलैब की बेसिस पर है तो आपने मैटलैब को प्रिपेयर कर लिया। अगर आपकी एनालिसिस जो है वो किसी सर्वे पे या किसी और चीज पे एग्जिस्ट करती है कि आपने क्लाइंट को या कस्टमर को एंगेज करना है और उससे एंगेज करने के बाद आपने ये पूछना है कि भाई तुम्हारी जो डिस्क है वो किस तरह से होगा, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? मॉडल होती हैं कि आप किस तरह से उसकी एनालिसिस को तरीकेकार बनाए चले जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आई वाज क्लियर। चल यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब आपने एनालाइज कर लिया। आपने एनालाइज करने के बाद डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो डेटा आपने निकाला था उसको अब आपके उसके जो रिजल्ट्स हैं ना उसको एनालाइज करें। Once you have results, you can figure out the best way to interpret your findings, which may depend on the type of risk you are assessing. Summarize the potential outcomes by using a chart or graph. Visuals are helpful in conveying potential and complex statistical information quickly and effectively. Sensitivity analysis, which use software to mathematically designate uncertainty in the outcome to different assumptions, is the model's input in another useful tool to analyze the results of a
risk, analyzing the model. यहाँ तक मुझे बताइए कि आपको क्या चीज अब यहाँ तक समझ आई, क्या चीज समझ नहीं आई? ये क्लियर है? आप लोगों को आवाज आ रही है? सर इसका मतलब इसका जो Yes, sir. model है तो उसको हम किसी भी तरह की स्टडी बना के और उसके जो भी आउटकम्स आ रहे हैं हम उसको विजुअली तौर पे मतलब पेश कर सके कि भाई ये मेरी फाइंडिंग्स है इस रिस्क को लेके, ठीक है, और इसमें जो है इतने परसेंट मतलब अकर होने के इतने चांसेस हैं इस रिस्क के, और इसके जो भी इंफॉर्मेशन है स्टैटिक्स वगैरह है वो ये मतलब ग्राफ की सूरत में या किसी भी एक जैसे समराइज पिवट टेबल जो हम बना लेते हैं एक्सेल पे अक्सर शॉर्ट समरी के लिए, उस तरह की किसी भी सूरत में कि प्रोबेबिलिटी इस रिस्क की इतनी है इस रिस्क की इतनी, वो हम पेश कर सकें एज एन आउटपुट उस बिल्कुल रिस्क सही, को मेजर करके। वो बिल्कुल आउटपुट सही, भी हो सकता है, वो आप ग्राफ दिखा दें, आप नंबर्स की सूरत में दिखा दें, जैसे मतलब आपको सुटेबल लगे कि कौन सा बिल्कुल रिस्क सही, कितने परसेंट जो है वो सर वेटेज भी दिखा सकते हैं कि इस रिस्क की इतनी वेटेज है और इसकी जो है वो कॉस्ट वगैरह अगर ये अकर होता है तो इतनी आएगी और इसकी मिटिगेशन की कॉस्ट इतनी पड़ जाएगी, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और सॉफ्टवेयर को अमूमन यूज इसलिए किया जा रहा होता है बिकॉज सॉफ्टवेयर के अंदर किसी चीज को प्रिडिक्ट करना निस्बतन आसान होता है बिकॉज ऑफ जो नए एआई टूल और इस तरह की चीजें आई हुई हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना निस्बतन आसान होता है चीजों को सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेट करना, ठीक है। इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, find the solution with the least amount of risk implemented to it. This might means proceeding with a project under certain conditions and declining to initiate a project because the risk overweight the gains. ठीक है, आपने कुछ चीजों के ऊपर फोकस किया हुआ होता है, मिसाल के तौर पे आपका जो आउटकम है वो अपने काम के दौरान वो एक सर्टेन चीज है, मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी बनाते हैं कुछ काम करने के बाद, सो आप जब उसके ऊपर बात करते हैं और आप देखते हैं कि इस काम के अंदर कुछ रिस्क हैं, आपकी गाड़ी है मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए की और वो रिस्क की कवरेज आपके पास आती है, वो आती है मिसाल के तौर पे 11 लाख रुपए की, तो ये आपके लिए बिजनेस वायबल नहीं है, डिस्पाइट कि जी उसकी अकरेंस कितनी ज्यादा थी, डिस्पाइट उसके कि जो है उसके जो इम्पैक्ट था वो कितना ज्यादा था। इन सारी चीजों के साथ कतई नजर आपके पास जो है वो चीज निकल कर आ जाती है जिसकी बेसिस के ऊपर आप ऑल्टरनेटिव जिसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग उस चीज को बेसलाइन बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। ओके, आपने जो सिस्टम के थ्रू आउटपुट निकल के आया, आपने उसके थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ऊपर आप पहले पढ़ के आए, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ठीक है इसके जो एरर्स हैं या इसके अंदर जो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं वो इतने ज्यादा हैं, अब क्या इस चीज को मूव करना बेहतर है किसी और डायरेक्शन के अंदर या बिजनेस एज यूजुअल चलते रहते थे। तो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज यहाँ पे आगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला जो एलिमेंट होता है ना वो आता रहता है। ओके, हाउ टू क्रिएट रिस्क एनालिसिस, ये आप मुझे बताएं, ये जो डायग्राम बनी हुई है वो डायग्राम आप में से पहले किसी ने देखी है? क्यूए के अंदर कोर्स में आपने देखी होगी शायद डायग्राम। नहीं सर क्यूए में तो नहीं देखी, लेकिन सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स था हमारा बैचलर्स के टाइम पे और दूसरा जो कोर्स था हमारा कॉस्ट वाला, उसमें हमने इस तरह की देखी थी डायग्राम, इससे मिलती जुलती, वो ठीक लेकिन है सर एचडीएल से एएसपीएम नहीं के थी बेसिकली। जी, क्या कह रही हैं? सर एएसपीएम के अंदर भी हमने डायग्राम देखी थी कि मतलब यानी कि साइकिल चल रहा होता है कि पहले आपने प्लान किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग की, देन एनालाइज किया अगेन, फिर हम उसको जो है वो देख रहे होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। ओके, सो प्लान डू चेक एक्ट जो है ना, ये बेसिकली एक साइकिल है जो कि बहुत सारे दुनिया के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, उनके अंदर जो है ना इसको बहुत ज्यादा मैनेज किया जा रहा होता है। इनफैक्ट ऑडिटिंग या इस तरह के जो मामला होते हैं उसके अंदर भी इसको
बहुत ज्यादा अहमियत होती है. सो PDC होता क्या है? प्लान डू चेक एक्ट is another helpful method in implementing the solution. The 4 phases in PDCA cycle are plan. Plan में क्या होता है जी? You create a solution for a risk. Do is performing. So implement this solution in a small scale. Check means monitoring. Review the results of the solution on a small scale and ensure its success. आपने छोटे पैमाने के ऊपर कोई चीज थी, कोई डेटा था, उसको आपने मूव किया जिसकी वजह से आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे. वो ये कह रही है कि भाई हम ऐसा क्या करें कि इसको हम मैनेज कर सकें प्रॉपर तरीके से. तो उसका तरीकेकार सिर्फ ये है कि आप छोटे पैमाने पे कोई भी काम शुरू करें और उसमें छोटी छोटी चेंजेस करते के साथ साथ आप ये इंश्योर करें कि आपका जो डिजायर्ड आउटकम था वो चीज उसके करीब से करीब तक होती चली गई. सो दैट्स चेक पार्ट. एक्ट क्या होता है जी? अप्लाई द सॉल्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल, मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड मेक चेंजेस एज पार्ट ऑफ द साइकिल. एक्ट और डू, ठीक है, तकरीबन एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक्ट के अंदर हम स्पेसिफिकली निस्बतन लार्जर इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं. जो अपने जो प्रोजेक्ट होता है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात हो रही होती है. So this is the implementation of a solution. रिस्क एनालिसिस जो था, जो हम पहले देख रहे थे, यहाँ तक आपको मामला क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लैरिटी है? यस सर. आई नो कि आज की जो हमारी क्लास है वो खासी ड्राई जा रही है और जो है ना आप सब तमाम के लिए जो है ना उसको एक्चुअली हजम करना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन विल ट्राई कि इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर तरीके से क्लोज करते हैं. अच्छा, प्लान टू चेक एक्ट के बाद हमारी जो अगली चीज आ जाती है दैट इज कॉल्ड रिस्क इवैल्यूएशन. तो आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अगला काम हमने कर लिया कि उसकी एनालिसिस कर ली, और एनालिसिस करने के बाद अगली चीज जो आ गई कि जी उसकी इवैल्यूएशन करनी. Risk evaluation is a determination of a risk management priorities through establishing of quantitative and quantitative relationship between the benefit and associated risks. वही एक सवाल जो हम कंटिन्यूसली जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है तब से हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि जो भी हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट होगी वो कभी भी एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट या वैल्यूज जो है ना वो उसके ऊपर नहीं बात होगी. तो बेसिस यही होती है कि आप ये चीज देख रहे होते हैं कि आपने किस बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे पास उसके प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट्स आ रहे हैं और उसके आगे जो रिस्क आ रहे हैं उन रिस्क को हम किस बेसिस के ऊपर कवर कर रहे हो. द बेनिफिट ऑफ अ रिस्क इवैल्यूएशन इज सिंपल. It provides IT professionals with knowledge of where and how their business and reputation are at risk. ठीक है, यहाँ पर हमने जो ऊपर वाला हमने देखा था ये वही वाला डायग्राम है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है इसका. उसने वही वाली बात की लेफ्ट साइड के ऊपर कि इसके लाइक्लीहुड क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो उसने कहा कि जी हाँ जी प्रोबेबल जो है ना वो है, ठीक है. दूसरे उसने कहा कि पॉसिबिलिटी है, और तीसरे उसने कहा कि हाँ यार ये इसके चांसेस तो ना होने के बराबर है. तो इनप्रोबेबल आपने 3 पोर्शन वहां से बना लिए. इम्पैक्ट के ऊपर उसने बताया कि यार हमने 3 पोर्शन 3 थे, 3 से की जगह हमने 4 कर दिए. हमने कहा कि एक्सेप्टेबल है ये रिस्क, चाहे वो कितना ही जो है ना प्रोबेबल हो, जितना ही पॉसिबल हो या इम्प्रोबेबल हो, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप जो है इम्पैक्ट जो लोएस्ट होगा वो ये होगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है. 2 ऑप्शन जो है दैट इज ये जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास वो ये कह रहा है कि ये जो रिस्क आएगा तो हम उसको टॉलरेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम गुजारा कर लेंगे इसके साथ, ठीक है. बारिशें जब ज्यादा होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है,
अब हम सब लोगों ने अपने दिमागों में कहीं ना कहीं ये बिठा लिया है कि अच्छा जब बारिश होगी ना तो चांसेस ये है कि जो है ना हमें इस तरफ मूव करना पड़े। सो आपके पास टॉलरेबल चांसेस कितने हैं? अनएक्सेप्टेबल और इनटॉलरेबल। इसके बारे में नीचे बताया हुआ भी है कि ये एक्सेप्टेबल क्या चीज होती है कि लिटिल और नो इफेक्ट, ठीक है। टॉलरेबल ये है कि इफेक्ट्स आर फेल्ट बट नॉट क्रिटिकल। हाँ जी ठीक है, हमें अंदाजा है कि जो है ना बारिश के पानी से ये मामला हो सकते हैं, लेकिन यार हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन है वो सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। अनएक्सेप्टेबल मीन्स कि जी इसका जो इम्पैक्ट है वो सीरियस है और हमें कोई ना कोई इसका कोर्स ऑफ एक्शन या जो है ना वो हमें स्ट्रेट आउट करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। इनटॉलरेबल का मतलब ये है कि हम इसको किसी भी हाल में डिजास्टर कंसिडर कर सकते हैं। ये छोटा रिस्क नहीं है, ये एक बड़ा रिस्क है और ये चीज इनटॉलरेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब बात करते हैं तो लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट को देख रहे होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर भी आप प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। अब ये और इससे पहले वाली जो डायग्राम हमने देखी थी वो तकरीबन एक जैसी है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप चीजों को या अपने रिस्क को आप इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है। इससे पहले वाला जो था वो हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इवैल्यूएशन के लिए, सॉरी एनालिसिस के लिए, और ये वाला जो टेबल है हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर इवैल्यूएशन। ओके, रिस्क इवैल्यूएशंस की जो है ना कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है, हम उनको देख लेते हैं। ओके, वी आर बेसिक क्लोजिंग। अब जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी बेसिकली एंड के ऊपर जा रहे हैं, तो विल ट्राई कि इसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। Risk evaluation can be performed in 5 simple steps. Number 1, identify and prioritize assets. Assets क्या होते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं assets क्या होते हैं? सर जो भी हमारे जैसे अगर हम की बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर हमारा एसेट होगा, या अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है तो कंस्ट्रक्शन साइट है या उसमें हमारा जो मटेरियल यूज हो रहा होगा वो हमारा एसेट होगा, ठीक है। हर वो चीज जो आपको किसी ना किसी तरह से फायदा दे सके वो आपका एसेट होता है, ठीक है। सर हमारी मलकियत नहीं कह सकते उसको, हमारी मलकियत में शामिल हो गए, आप कह सकते हैं, मतलब बाय डेफिनेशन आप बिल्कुल कह सकते हैं। अमूमन वो चीजें जो आपको बेनिफिट दें वो आपके एसेट्स होते हैं। मिल्कियत के अंदर जो है ना एक और एलिमेंट भी आ जाता है जो कि नेगेटिव होता है और वो एसेट नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके जो फाइनेंस की जबान में जो लोन होते हैं ना वो भी आप ही की मिल्कियत होते हैं, लेकिन वो एसेट नहीं होते, वो आपकी लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, आपने वो वापस करनी होती है। एसेट वो चीज होती है जो कि आपको बेनिफिट दे, लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपसे बेनिफिट ले ले। पर जो बेनिफिट देते हैं उसको रेवेन्यू नहीं बोला जाएगा। सॉरी, अगर आप कह रहे हैं कि बेनिफिट कोई चीज देती है तो उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलेंगे सर। देखिए, रेवेन्यू वो पैसा होता है जो आपके पास आ रहा होता है, उसकी सोर्स क्या है, वो एसेट को यूटिलाइज करके वो पैसा आपके तक पहुंचा है, एसेट्स को बेच के वो। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ गाड़ियां हैं, वो आपकी एसेट्स हैं, ठीक है। उन 4 गाड़ियों में से आपने 2 गाड़ियां सेल कर दी। जब वो गाड़ियां आपने सेल कर दी तो जो पैसा आप तक पहुंचा वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है। तो रेवेन्यू बेसिकली वो पैसा होता है या वो अमाउंट होती है जो कि आपके पास गिर रही होती है, आपके पास पहुंच रही होती है। अब वो कहाँ से आ रही है, वो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, वो किसी प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आप जिस तरफ डिस्कशन को लेके जा रहे हैं वो डिस्कशन बेसिकली फाइनेंस की जबान की है, और फाइनेंस के अंदर जो है ना क्रेडिट और डेबिट की जबान में बात की जा रही होती है। तो जो चीज बेसिकली आप क्रेडिट होती है, यानी वो आपको एसेट कैटेगरी में काउंट कर रहे होते हैं, जो डेबिट हो रही होती है वो लायबिलिटी उसके अंदर काउंट की जा रही होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू जो है वो आपका एसेट हो जाता है,
ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ओके, identify and prioritize the assets. Consider all the different types of data, software applications, servers, and other assets that are managed. Determine which of these is the most sensitive or would be most damaging to the companies to if compromised. ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सारी चीजें आपके पास हैं, डेटा भी है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी हैं, सर्वर भी है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सारे मामला आपके पास हैं। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कौन सी चीज है इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमने भी फायर ड्रिल की बात की थी, ठीक है। फायर ड्रिल के अंदर जब भी बात होती है तो आप इसके ऊपर हमेशा जो एम्प्लॉय के ऊपर बार होता है वो ये होता है कि यार आपने कोई सामान लेकर नहीं उतरना, ठीक है। तो आप ये बात कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि यार खुदा ना खास्ता अगर ये जेन्युइन या एक्चुअल फायर कहीं लगी हो तो लोग अपना सामान छोड़ दें और खुद अपनी जान बचा लें। तो आपने क्या बताया, आपने ये बताया कि जी जो लोग हैं वो उनकी जानें ज्यादा वैल्यूएबल है कंपेयर टू के सामान के, ठीक है। नो डाउट सामान भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जानें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या कि प्रायोरिटाइज कर दिया उन एसेट्स को कि जी मेरे लिए क्या चीज किस तरह से मैटर करती है। Locate assets. Find the list of source of these assets, be it desktop or office computer, mobile devices, internal servers, or anything else. You want to trace each asset back to its source. सर लेस देन 1 जी। मिनट रह गया। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्लास को आज हम यहीं पे एंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास सिर्फ 2-3 छोटी चीजें रह गई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। और मैंने जो असाइनमेंट है वो अपलोड कर दिया उसमें। थैंक यू।